Welcome. Good morning, all of you. Today we are going to start class 10th subject SST Political Science, chapter number 2 Federalisms, part number 7. हम चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म पार्ट नंबर 7 हम पढ़ रहे थे हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइज्ड। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइज्ड ये टॉपिक्स हम पढ़ रहे थे। वीडियो नंबर 6 में हमने पढ़ा। तो फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइज्ड के हमारे 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। तो 3 जो कंपोनेंट्स है, जो फर्स्ट है हमारा जिसमें हमने पढ़ा था लिंग्विस्टिक स्टेट्स, सेकंड है लैंग्वेज पॉलिसी और थर्ड है सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो कल हमने जो डिस्कशन किया था उस पर जो डिस्कशन किया था ये टॉपिक था हमारा था लिंग्विस्टिक स्टेट्स की भाषाई आधार पर। आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं कि हमारा जो कंट्री है कैसे हम उसको फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइज कर सकते हैं, कि कैसे हम उसको व्यवहार में कह सकते हैं कि हमारी संघीय व्यवस्था चल रही है। तो उसमें 2 जो कंपोनेंट्स है, फर्स्ट है लैंग्वेज पॉलिसी एंड सेकंड है सेंट्रल स्टेट रिलेशन। तो नाउ वी डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट है लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी मीन्स होता है कि भाषा की नीति, जो हमारी क्या भाषा की नीति रही है, भाषा की नीति क्या भाषा की नीति रही है। क्योंकि जो हमारा कंट्री है एक ऐसा बहुत बड़ा विशाल कंट्री है। आवर कंट्री इज ए वास्ट कंट्री, देयर आर द डिफरेंट रीजन्स एंड डिफरेंट लैंग्वेज। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लैंग्वेज जो है भाषा बोली जाती है। तो उसके आधार पर हम फिर भी हम किस प्रकार से एक फेडरल है और यूनिटी बनाई हुई है देखते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ द नेशनल लैंग्वेज एनी लैंग्वेज। कितनी अच्छी बात है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो भारतीय संविधान है, डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज। हमारा भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हम कहते हैं ना हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, एक्चुअल में हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। ऐसा न तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, कहीं पर भी ऐसा लिखा नहीं है कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। ये आम तौर से हम बोलते हैं वैसे ही कि हिंदी हमारी एक नेशनल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। कि संविधान ने जिसको मानता ही नहीं दी है तो हम नहीं कह सकते इसको नेशनल लैंग्वेज। हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हमारी जो हिंदी जो भाषा है वे केवल एक ऑफिशियली लैंग्वेज है। जो हमारी जो कार्यालय जो भाषा है, जो ऑफिशियली जो वर्क किया जाता है, वो इसलिए हिंदी जो हमारी जो भाषा है केवल ऑफिशियली लैंग्वेज है, एक राष्ट्रीय भाषा, एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी इज द मदर टंग 40% ऑफ इंडियन। ये बिल्कुल सत्य है कि लगभग 40 और 42 के करीब हमारे जो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है वे हिंदी को भाषा को बोलती है। और हिंदी हमारी एक मदर टंग है, मातृभाषा है। हिंदी जो हमारी जो लैंग्वेज है वे एक मातृभाषा है, और जिसमें लगभग 40% ऑफ इंडियन पीपल है जो उसको स्पीकिंग करते बोलते हैं। और शेष जो बची हुई मान लीजिए 60 या 58 जो बच गई शेष हमारी लैंग्वेज है, जैसे तमिल है, मराठी है, मलयालम है, आपकी उर्दू है, हिंदी है, हिंदी का इंग्लिश है, ये सभी जो भाषा है, गुजराती, राजस्थानी, ये सभी भाषाएं लगभग 60 या 58% लैंग्वेज बोल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो एक बहुत बड़ा जो पार्ट है, अगर 100 में से जो 40% जो लोग हैं इंडियन है, उनकी जो मदर टंग है, उनकी जो मातृभाषा है वे हिंदी है। और शेष रिमेनिंग जो पार्ट है, बचा हुआ जो 60% या 58% जो भाग है,
उसको अन्य सभी भाषाएं हैं। तो सबसे एक बड़ा भाग है हिंदी भाषा सबसे अधिक बोलते हैं, न कि अन्य। बिसाइड हिंदी 21 अदर लैंग्वेज वर रिकॉग्नाइज्ड एज अ शेड्यूल्ड लैंग्वेज। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल नंबर 8, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल नंबर जो 8 है, जिसमें हम अनुसूची 8 है, उसमें हमारे देखते हैं कि टोटल 22 लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के द्वारा 22 जो हमारी भाषाएं, 22 लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशन ने मान्यता दी है। जो 22 भाषाएं हमारी जो मान्य है, हिंदी सहित, और हिंदी को छोड़कर 21, कहना कि बिसाइड हिंदी 21 अदर लैंग्वेज वर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज, कि हिंदी को छोड़कर शेष जो बची 21 जो लैंग्वेज है, जो अवर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज है। जिस प्रकार से अगर हम देखते हैं, जैसे बंगाली, मराठी है, मलयालम है, ये जो भाषा है ये अन्य भाषा है। तो ये सभी भाषा है जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया है, मान्यता दी गई है कि ये इन भाषाओं में हम अपना कार्यालय काम कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कैंडिडेट टेक एनी लैंग्वेज, और ये भी बताया गया सेंट्रल गवर्नमेंट्स, अगर कोई भी व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट का या यूनियन गवर्नमेंट का कोई एग्जामिनेशन होता है, तो एनी कैंडिडेट्स चूज द एनी लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द शेड्यूल लैंग्वेज। जो हमारे 22 जो लैंग्वेज दी गई है, भाषा दी गई है, उनमें अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का लैंग्वेज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जामिनेशन होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन में अगर कोई कैंडिडेट एग्जाम में फॉर्म फिलअप करते समय उन जो 22 लैंग्वेज है और उसका मीडियम रखना चाहता है, तो वे उसको ले सकता है, चूज कर सकता है। इसके लिए उसके लिए कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, या उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, प्रतिरोध नहीं है। किसी भी 22 लैंग्वेज को पहले आप उसको फिलअप करना होगा और आप अपना मीडियम में ले सकते हो, उसके लिए मनाही नहीं है। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि अलग अलग लैंग्वेज है ये। स्टेट टू हैव देम ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, और ये बताया कि प्रत्येक जो स्टेट्स है उस स्टेट के पास में अपनी स्वयं की भी एक लैंग्वेज होती है। स्टेट टू हैव देम ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, स्टेट टू हैव देम ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। और ये भी है कि स्टेट, क्योंकि जो हमारा कंट्री है, हमारा जो भारत देश है, उसमें आज के एट प्रेजेंट में देखते हैं तो 28 स्टेट्स है हमारे, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज है। एट प्रेजेंट में अगर हम देखते हैं, आज हमारे 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। तो ये कह रहा है कि स्टेट टू हैव देन ऑन ऑफिशियली लैंग्वेज, कि प्रत्येक स्टेट को अपनी स्वयं की कार्यालय भाषा के लिए प्रमोट किया गया है, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। जैसे तमिलनाडु में तमिल है, मराठा, महाराष्ट्र में जैसे मराठी है, आप जैसे गुजरात में गुजराती लैंग्वेज है, राजस्थान में राजस्थानी है, तमिलनाडु में तेलुगु है। तो उनको सभी को रेस्पेक्ट दिया गया है, इक्वल रेस्पेक्ट दिया गया है। अगर हम इक्वल रेस्पेक्ट नहीं देते तो हमें फिर डिस्प्यूट हो जाता, जैसे श्रीलंका के अंदर हुआ था कि श्रीलंका के अंदर केवल सिन्हाला जो लैंग्वेज थे उसको तो प्रमोट किया गया था, और जो दूसरे जो तमिल जो लोग थे, तमिलों की जो लैंग्वेज थे, उनको नहीं माना गया था। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमको तो फेडरल प्रैक्टिस को देखना है कि किस प्रकार से हमारा जो कंट्री है वे फेडरल प्रैक्टिस पर है। तो ये कहा कि स्टेट टू हैव देन ऑन ऑफिशियली लैंग्वेज, कि प्रत्येक स्टेट को अपनी कार्यालय भाषा में कार्य संपादन करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए उसको बिल्कुल यानी कि फ्रीडम रखा गया है, स्वतंत्र रखा है। ये नहीं है कि आपको केवल हिंदी में ही आपको वर्क करना होगा, कि हिंदी के लिए आपको ही जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें करना जरूरी है, ऐसा नहीं है।
क्वेश्चन यूज ऑफ द स्प्रेडिंग हिंदी लैंग्वेज। और लेकिन ये भी है, लेकिन हिंदी जो है, हिंदी धीरे धीरे एक मातृभाषा होने के नाते और इसका स्कोप कह सकते अधिक से अधिक लोगों के द्वारा बोली जाए होने के कारण इसका विस्तार धीरे धीरे फैल गया। ये नहीं है कि आप तेलुगु भाषा है, लैंग्वेज है, या आपको मराठी है या गुजराती है कि उसको एक स्प्रेड होने का एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि ऑल लैंग्वेज आर द इक्वल ऑफ द अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्प्रेड देयर रीजन्स। अपने क्षेत्र में या कहीं भी उसको विस्तार कर सकता है। द यूज ऑफ द इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज वाज स्टॉप्ड in 1965 and debates for हिंदी एंड इंग्लिश। अब ये देखा जाता है कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लैंग्वेज है। अगर हिंदी भाषा को हम एक ऑफिशियली लैंग्वेज मानेंगे और दूसरी लैंग्वेज को हम अगर नेगलेक्ट करेंगे तो निश्चित रूप से हमें यानी कि कॉन्फ्लिक्ट होगा या एक क्या होगा, हम कह सकते हैं कि एक झगड़ा हो सकता है, स्ट्रगल हो सकता है। तो इसलिए 1965 तक कह रहा कि द यूज ऑफ द इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज वाज स्टॉप्ड इन 1965। कि जैसे कि कुछ लोग ऐसे थे कि जो हिंदी को अपना ऑफिशियली लैंग्वेज नहीं मानना चाहते थे। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं कि नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया एंड सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, कि नॉर्थन पार्ट ऑफ द इंडिया, मोस्टली नॉर्थन पार्ट के जो इंडिया है उसमें हिंदी भाषा बोली जाती है अधिकांश। लेकिन दक्षिण भारत में अगर देखते हैं तो उसमें इतनी हिंदी लैंग्वेज को स्पीकिंग नहीं किया जाता। वहाँ अपने स्वयं की रीजनल लैंग्वेज है। जैसे तमिलनाडु में जाओगे आपके तेलुगु है, जैसे कहीं कन्नड़ है, कहीं मलयालम है आपकी, है ना, कहीं उड़िया है आपकी। जैसे मराठा में जाओगे महाराष्ट्र मराठी लैंग्वेज। तो इसमें अगर ऐसा डिस्प्यूट नहीं हो जाए, अब तमिलनाडु के लोग कहेंगे भाई हम अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज को हिंदी को क्यों बोले, क्योंकि हम तो हिंदी बोल नहीं सकते। वही तो या तो अपने तेलुगु लैंग्वेज को बोलेंगे या कोई ऐसी लैंग्वेज बोले जो सबको समझ में आ जाए, सभी उसमें हो। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि इस प्रकार से कोई डिस्प्यूट नहीं हो, कि सभी व्यक्ति ये नहीं है कि केवल हिंदी कोई ऑफिशियली लैंग्वेज करें, तो वे चाहें तो अपनी दूसरी जो लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज को भी आप एक ऑफिशियली लैंग्वेज को यूज कर सकते हो। क्योंकि सदर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया है, दक्षिण भारत जो है, वे हिंदी को इतना रिकॉग्नाइज नहीं है जितने अधिक वे इंग्लिश से हैं। हिंदी इतनी अधिक नहीं बोल पाते हैं, वे इंग्लिश अधिक बोल पाते हैं। इसलिए ये हम कह सकते हैं एक एडिशनल ऑफिशियली लैंग्वेज को ऐड कर दिया गया, इंग्लिश को। किसको? इंग्लिश को। कि कोई व्यक्ति अगर ऑफिशियली लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज में वर्क नहीं करना चाहता तो वे इंग्लिश को भी एक ऑफिशियली लैंग्वेज के रूप में काम कर सकता है। ये क्यों किया? ये इसलिए किया कि आपस में कहीं स्टेट्स में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हो जाए, कोई स्ट्रगल नहीं हो जाए, झगड़ा नहीं हो जाए, और सभी रीजनल जो लैंग्वेज है उसको सेम प्रमोट किया गया, माना गया। तो कह रहा है द यूज ऑफ द इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज वाज स्टॉप्ड इन 1965। जबकि 1965 कह रहा कि इंग्लिश जो लैंग्वेज था इसको स्टॉप कर दिया गया और रोका गया, क्योंकि अब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेज आने से इंग्लिश लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ था। लेकिन अंग्रेज चले गए 1947 में, लेकिन इंग्लिश जो लैंग्वेज यार छूट गई, लेकिन फिर भी हमने उसको अडॉप्ट किया। क्यों किया? क्योंकि इसलिए क्या कि हमारे कंट्री के अंदर जो डिफरेंस जो रीजन्स है उसमें डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी को हमको कम करना है। अब आप सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया को आप क्या भाई हिंदी को ही आप ऑफिशियल लैंग्वेज रखो तो वे नहीं रख पाएंगे। तो उसके लिए एक हेल्प के रूप में, एक सब्स्टिट्यूट के रूप में इंग्लिश लैंग्वेज को एक परमिशन दे दी गई कि आप अपनी लैंग्वेज को इंग्लिश में भी आप इसको ऑफिशियल लैंग्वेज रख सकते हो। तो डिबेट्स फॉर द हिंदी एंड इंग्लिश, जिससे यानी कि किसी प्रकार से हिंदी इंग्लिश में किसी प्रकार से डिबेट्स यानी कि नहीं हो और अपनी अपनी लैंग्वेज को प्रमोट यानी ऑफिशियल लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। प्रमोशन ऑफ द हिंदी स्टील कंटिन्यूअस प्रमोशन
डज नॉट मीन द इम्पोजिशन ऑफ द हिंदी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कहा है कि प्रमोशन ऑफ द हिंदी स्टिल कंटिन्यूअसली प्रमोशंस डज नॉट मीन द इम्पोजिशन, कि हिंदी लैंग्वेज को लगातार ही क्या किया गया था, प्रमोशन किया गया, मान सम्मान किया गया, रेस्पेक्ट किया गया, उसका स्प्रिट किया गया, लेकिन उसकी वजह नहीं है डज नॉट मीन द इम्पोजिशन ऑफ द हिंदी, लेकिन ये नहीं है कि किसी व्यक्ति को जबरदस्ती ये कहा जाए कि आप जबरदस्ती अपनी ऑफिशियली लैंग्वेज को हिंदी को ही रखो, प्रमोट करो, हिंदी को प्रेफरेंस दो या हिंदी को बढ़ा दो, ऐसे नहीं है। ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा नहीं कहा गया था, ऐसा नहीं कहा गया था कि डज नॉट मीन द इम्पोजिशन ऑफ द हिंदी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या यूनियन गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऐसा नहीं कहा कि आपको प्रेशर है, कि आपको जबरदस्ती प्रेशर है कि आप हिंदी लैंग्वेज को ही केवल प्रमोट करें या हिंदी लैंग्वेज को ही इसको माने, ऐसा नहीं था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारी लैंग्वेज पॉलिसी है उस लैंग्वेज पॉलिसी के आधार पर हम अपने जो हमारा कंट्री है उसको किस प्रकार से प्रैक्टिस साइड में ले गए। अब देखते हैं हमारा सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, जो थर्ड उसका जो पिलर्स है हमारा, जो फ्रेंडलीनेस जो प्रैक्टिस साइड्स का जो थर्ड जो पिलर्स है हमारा, ये पिलर है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स द यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और स्टेट गवर्नमेंट मीन्स रीजनल गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट जिसमें कोई क्षेत्रीय गवर्नमेंट है, जैसे राजस्थान की गवर्नमेंट, हरियाणा की गवर्नमेंट, कर्नाटक जैसे पंजाब की गवर्नमेंट है ना, कर्नाटक की गवर्नमेंट, तो अलग अलग स्टेट्स हो गए, तो हम इसको रीजनल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया। तो उनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है। अगर हम इसको देखते हैं एक छोटा सा इसमें देखते हैं, इसके हिस्ट्री टाइप में देखते हैं कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में क्या रिलेशन रहा। देखिए जब हमारा देश आजाद हुआ, एक छोटा सा मैं बताता हूँ कि इसकी एक कहानी से बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का क्या रिलेशन रहा। जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय कोई पॉलिटिकल पार्टी थी नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी थी मात्र कांग्रेस पार्टी थी। उसके सानिध्य में रह के सभी स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं ने उसका योगदान दिया और देश को आजाद करा दिया, और देश को आजाद कराने के बाद में सिंगल पार्टी थी, उसका शासन था, स्टेट में भी उसका शासन होता था और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी अपनी मनमानी करता था किसी को कैसे करे। लेकिन धीरे धीरे समय बीता तो कुछ रीजनल पार्टीज, कुछ क्षेत्रीय दल उभरे और वे पावर्स में आए। तब वे पावर्स में आए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगा, कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगा क्योंकि उनको पावर्स डिवाइडेड हो रही थी। तब तक तो चल रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट सिंगल पार्टी थी, उस समय हम नहीं कह सकते कि इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, लेकिन क्योंकि उस समय तो सिंगल पार्टी थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से जो रीजनल पार्टीज पावर्स में आई, तो पावर्स में आई और शासन करने लगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें इंटरफियर करने लगी, कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध काम करने लगी, उसको उस गवर्नमेंट को डिसमिस करने लगी, उसको पावर्स को छीनने लगी। इससे रीजनल गवर्नमेंट जो थी स्टेट गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगा, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे पावर्स आई, तो ऐसे रूल रेगुलेशन तो बने ही थे। और उसके बाद में जब सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई मेजोरिटी नहीं आती थी तो उसने सोचा कि स्टेट गवर्नमेंट या किसी रीजनल गवर्नमेंट को हमें एलिगेशन बनाना चाहिए, संघ बनाना चाहिए। तो जब मेजोरिटी में नहीं है तब तो स्टेट गवर्नमेंट को याद करने लगे, और जब मेजोरिटी में आती है तो फुल पावरफुल बनने लगे। तो जब मेजोरिटी में नहीं आने लगे किसी भी पार्लियामेंट्स के चैम्बर्स में, चाहे वे लोकसभा के चुनाव हो या राज्यसभा के चुनाव हो या किसी लेजिस्लेचर के हो, तब रीजनल पार्टीज को वे एलिगेशन करने लगे और उसके बाद में वे पावर से अपने रूलिंग करने लगे। तो उस समय कहते हैं कि वास्तव में हमारा क्या ये हमारा फेडरेशन प्रैक्टिस साइड में आया। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में जो पहले बार रिलेशंस थे, जहाँ पहले सेंट्रल गवर्नमेंट मनमानी करते थे, अब सेंट्रल गवर्नमेंट मनमानी नहीं करने लगे। फिर साथ में जुडिशरी बन गई, सुप्रीम कोर्ट बन गई कि अगर आप इस प्रकार से पार्टी को पावर छीनोगे या उसको डिसमिस करोगे विदाउट रूलिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
तो आपको उसका भुगतना होगा, तो सुप्रीम कोर्ट बना और लास्ट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का मानना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का हमारे क्या रिलेशन है। अब इसको देखते हैं, देखो क्या है इसमें सेंट्रल का रिलेशन। थर्ड जो हमारा पिलर्स है ऑफ द फेडरल प्रैक्टिस एंड दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल स्टेट रिलेशन। हमारे सेंट्रल स्टेट रिलेशन से क्या हुआ, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है demarcated the powers of the union and state government। ये बिल्कुल ठीक है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे संविधान ने पावर्स है वे डिवाइडेड किए हैं, तभी तो हमारे कंट्री को हम एक फेडरल कंट्री कहते हैं कि एक स्टेट गवर्नमेंट्स को अलग पावर्स होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग है। तो उसको एक मार्क किया हुआ है, बांटा हुआ है। द यूनियन गवर्नमेंट कैन हैव इन्फ्लुएंस ओवर द स्टेट इन मेनी टाइम्स ऑफ वे। क्योंकि मैंने बताया कि जैसे अगर हम पहले के समय देखते हैं, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, 1947 आजाद हुआ और 1951 में जब फर्स्ट जो आपके जनरल इलेक्शंस हुए और सरकार बनी, या उसके बाद तक हम कहेंगे तो ये मात्र एक पार्टी थी, कांग्रेस। तो द यूनियन गवर्नमेंट कैन हैव इन्फ्लुएंस ओवर द स्टेट मेनी टाइम्स ऑफ वे। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में केवल एक ही जो पार्टी, क्योंकि उस समय जो लीडर्स थे, हमारे नेता थे, और जो हमारे शासक कह सकते हैं कि नेता और जो शासक थे, जितने भी नेता और जो शासक थे, उनका भाई बोलबाला था, उनकी मेजोरिटी थी, उनकी वैल्यू थी, उनको जानते थे, तो उन्हीं का शासन था, तो उन्हीं का केवल बोलबाला था। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी सभी स्टेट गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करती, उससे प्रभावित होती थी। द यूनियन गवर्नमेंट कैन हैव इन्फ्लुएंस ओवर द स्टेट इन मेनी टाइम्स ऑफ वे। बहुत से समय पर और काफी रास्तों के माध्यम से वे उनको प्रभावित करते थे, उसको इफेक्टेड करते, प्रभावित करती थी। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल थे देन द स्टेट गवर्नमेंट। वन सिंगल पार्टी डोमिनेटेड द नेगेटिव टू द फेडरलिज्म। क्योंकि उस समय केवल सिंगल पार्टी होती थी, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी, उसी का शासन होता था। देश जो फ्रीडम है, आजाद इंडिपेंडेंट भी उसी के क्या कि एक यूनियन के रूप में, एक संगठन के रूप में हुआ था। तो वन सिंगल पार्टी डोमिनेट नेगलेक्टेड द फ्रीडम। तो जब सिंगल पार्टी का शासन हो तो हम उसको नेगलेक्टेड फेडरलिज्म, तो हम ये कह सकते हैं कि फेडरलिज्म को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, हम उसको अनदेखा कर रहे हैं या नजरअंदाज कर रहे हैं। तो नहीं कह सकते, उस समय नहीं कह सकते कि हम फेडरलिज्म से सिंगल पार्टी रूल द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि सिंगल पार्टी ही, जब सिंगल पार्टी थी, दूसरी कोई पार्टी नहीं थी, तो उसी पार्टी का सेंट्रल गवर्नमेंट में उसका शासन होता था और मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट में भी उसी का शासन होता था। मन मर्जी वे अपने ऐसे कार्य करते थे। आफ्टर द 1990 रीजनल पार्टीज केम इन पावर। अब क्या हुआ कि कुछ समय ऐसे बीतता गया और लगभग 1990 में 1990 के बाद में कुछ रीजनल जो पार्टीज है कम द पावर्स, वे पावर्स में। अब तक यहाँ तक तो पहले पावर शेयरिंग नहीं हो रहा है, यहाँ जो पावर्स जो है वे ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट सिंगल पार्टी के हैंड में थी। सिंगल पार्टी में कुछ यानी कि इलेक्टेड जो लीडर्स थे उन्हीं के हाथ में थी, वे देश का शासन चला रहे थे। लेकिन आफ्टर 1990 का रीजनल पार्टी केम इन पावर, तो लगभग 1990 के बाद में कुछ जो क्षेत्रीय पार्टी थी, जो छोटी छोटी पार्टी थी, वे पार्टी यानी कि पावर्स में आई। और क्या हुआ? कोलिनेशन गवर्नमेंट एंड अलायंस गवर्नमेंट। जब छोटी छोटी पार्टी आने लगी, तो इससे पहले बताता हूं मैं, कोलिनेशन से पहले तो केम इन पावर्स। जब आफ्टर 1919 द रीजनल पार्टी केम इन द पावर्स, जब कुछ पार्टियां 1990 के बाद में जब अब पावर्स में आई, तो वे स्टेट में अपनी सरकार बनाने लगे, तो वे रूलिंग करने लगे। तो रूलिंग करने लगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अच्छा नहीं लगा और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के रूलिंग में इंटरफेयर करने लगी, उसको यानी कि इनलीगली उस गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने लगी। उसके जो एमएलए थे उनको
अपनी और आकर्षित अट्रैक्टिव करने लगे या उस सरकार को नहीं चलने देते थे, उसकी पावर छीनने लगे। तो इस प्रकार से होने लगा तो हम उसको नहीं कह सकते कि ये फेडरलिज्म है। तो तब कह सकते हैं कि फेडरलिज्म नेग्लेक्टेड, कि तब तक हमारा जो फेडरलिज्म है वो नेग्लेक्ट हो रहा था। हम वैसे भी कह सकते हैं यहाँ फेडरलिज्म है, लेकिन मैंने कहा कि हम इंटीरियर और आउटर, आंतरिक हमारी भावना भी होनी चाहिए और बाहरी भी ऐसी होना चाहिए कि हाँ वास्तव में हम फेडरलिज्म हैं। तो नेग्लेक्टेड हो रहा था। तो आफ्टर 1919 रीजनल पार्टी केम इन पावर्स आई, तो पावर्स में आई जब रीजनल पार्टी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगा, उन पार्टी को डिसमिस करने लगी, उनकी पावर्स को छीनने लगी। इस प्रकार से ये इलीगली वर्क करने लगे। तो फिर क्या हुआ, कोलिनेशन गवर्नमेंट्स अलायंस गवर्नमेंट। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट्स आई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स को किसी पार्टी में, अगर किसी पार्टी को सेंट्रल गवर्नमेंट्स में, अब क्या हुआ, कोलिनेशन गवर्नमेंट अलायंस, अगर किसी पार्टी को सेंट्रल गवर्नमेंट्स बनाने के लिए, यानी कि हम लोकसभा के चुनाव में अगर मेजोरिटी नहीं आती है, अब उसका मेजोरिटी नहीं आती है, तो मेजोरिटी नहीं आती तो अब उसको मेजोरिटी बनाना है कि लोकसभा में जैसे हमारा है कि लगभग 272 जो सीट्स है उसमें सीट लाना जरूरी है मिनिमम, अगर इससे कम आएगी तो सरकार नहीं बनेगी। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट में जब किसी भी लोकसभा में या में जब इलेक्शन के अंदर उसके एमपी नहीं आने लगे तब उसने कोलिनेशन गवर्नमेंट और अन्य तो रीजनल जो पार्टियां थी, क्षेत्रीय पार्टी को अपने आप में मिलाने लगे, उसका कोलिनेशन करने लगे या अलायंस या उसका गठबंधन करने लगे कि भाई हमारे मेजोरिटी नहीं बन रही है लोकसभा में, और जब तक लोकसभा में मेजोरिटी नहीं आ गई तो पीएम नहीं बन सकता, तो इसलिए आप हमें मिल जाओ। तो तब कोलिनेशन करने लगे, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट कोलिनेशन करने लगे, किनसे, रीजनल पार्टी से। तो कोलिनेशन गवर्नमेंट और अलायंस गवर्नमेंट, तो जिससे गठबंधन सरकार कह सकते हैं, जिसमें कुछ उनकी टर्म कंडीशंस होती थी कि भाई आप हमारे पार्टी से मिल जाओगे तो आपको मिनिस्टर बना दिया जाएगा, या आपको कुछ कह सकते हैं कि हम कुछ समय के लिए आपको पावर्स या जैसे कुछ आपके मिनिस्टर ले लिए जाएंगे, या कुछ समय के लिए आपको जैसे 6 मंथ के लिए आप सरकार चलाओगे, 6 मंथ के लिए हम चलाएंगे। इस प्रकार से कोई ना कोई उनकी टर्म कंडीशंस होती थी ताकि उनकी मेजोरिटी मिल जाए। तो इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा वीक हुई, यानी कि पहले जो मनमानी करी थी वे नहीं करने लगे और वे कॉन्स्टिट्यूशन करना चलने लगे। तब से कहते हैं कि हाँ, तब हमारा यहाँ पॉजिटिव फेडरलिज्म स्टार्ट होता है। तब नेगलेक्ट था पहले, अब हमारा एक पॉजिटिव थिंकिंग होने लगी। फिर न्यू कल्चर पावर शेयरिंग एंड द रेस्पेक्टेड फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट। अब जब रीजनल पार्टीज पावर्स में आने लगी, रीजनल पार्टीज को पावर्स मिलने लगी, तो रीजनल पार्टी पर दूसरी न्यू कल्चर्स पावर थी, उनकी नई नई अपने कल्चर और संस्कृति डेवलपमेंट्स होने लगी, पावर शेयरिंग बढ़ने होने लगी, और रेस्पेक्टेड फॉर द ऑटोनॉमी, उनकी अपनी स्वयं की जो ऑटोनॉमी है, स्वयं की स्वायत्ता भी बनने लगी, उनको भी एक रेस्पेक्ट लगा, हाँ कि हमारा एक स्टेट है, हमारी एक सरकार है, तो उसको रेस्पेक्ट हुआ। तो स्टेट गवर्नमेंट किनको लगा, स्टेट गवर्नमेंट को, और उस स्टेट गवर्नमेंट के जो वहां के स्टेट गवर्नमेंट के जो पीपल थे, सिटीजन थे, उनको ऐसे लगा। तो तब कहते हैं हाँ, अब उसके जो रिलेशंस थे, अब सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशंस कुछ पॉजिटिव नजर आने लगे, अच्छे, जो पहले नेगेटिव थे। पहले डिस्टेंस बन रही थी, अब थोड़ा डिस्टेंस कम होने लगी, अब ये थोड़ा नियर बन जाने लगी। और फिर क्या हो रहा, द सुप्रीम कोर्ट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट इन आर्बिट्रेटरी टू द मैनर। अब क्या हुआ, अब इस प्रकार से हमारे जैसे सुप्रीम कोर्ट ही बन गया था, सुप्रीम कोर्ट बन गया था, हर स्टेट में हाई कोर्ट भी था, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बन गए, और लास्ट जो डिसीजन था वही सुप्रीम कोर्ट का माना जाए। तो इस प्रकार से अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट गवर्नमेंट को न इलीगली फैक्ट से डिसमिस करती है, या उसको पावर्स को छीनती है, या उसमें किस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन करती है, तो सुप्रीम कोर्ट उसका जजमेंट करेगा
और सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग उसको रूल रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। अर्थात अब सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती। अब स्टेट गवर्नमेंट भी अपने आप में फ्रीडम हुई, उसको भी पावर शेयरिंग एक डिवाइड होने लगी और उसकी भी अब एक ऑटोनॉमी बनने लगी, उसको एक रेस्पेक्ट होने लगा, जिससे हम कह सकते हैं कि फेडरलिज्म जो है हमारा प्रैक्टिस में आया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट इन द आर्बिट्रेटरी मैनर, ऐसा नहीं कर सकता। अगर ऐसे करेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसको डिसमिस कर सकती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पहले जो हमारे रिलेशन जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में अगर पावर शेयरिंग के लेते हैं तो पहले पावर शेयरिंग में जैसे उसमें डिस्टेंस थी, जो पावर शेयरिंग पहले नहीं थी, ये कह सकते हैं कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन देखते हैं कि पहले सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पावर शेयरिंग नहीं थी, लेकिन बाद में पावर शेयरिंग हो गई, जिससे हम कह सकते हैं फेडरलिज्म हमारा जो कंट्री है जो फेडरल प्रैक्टिसाइड बना। तो इन जो हमारे जो 3 पिलर्स थे, 3 जो कंपोनेंट्स है, जो हमारे लैंग्विस्टिक्स, स्टेट्स, लैंग्वेज पॉलिसी और जो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस है, इन तीनों हमारे पिलर्स के माध्यम से या तीनों कंपोनेंट्स के माध्यम से वी कैन से आवर कंट्री इज द फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइड, कि हमारा जो भारत देश है वे संघीय व्यवस्था की चला रहा है, संघीय व्यवस्था है। तो ये था हमारा, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। ओके, आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करना, आपकी हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया जाएगा। और आप एंडिंग स्कूल सतीश कुमार के चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।